उस डेट को आप उसको पे कर दीजिए। ठीक है, ओके ठीक है। क्या क्या डिसिमिलैरिटी है चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के बीच में, यहाँ स्क्रीन पर है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। चेक इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स एन ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिक्वेस्ट और ऑर्डर। जल्दी बोलो क्लास, प्लीज बी इंटरैक्टिव, अदरवाइज मुझे मजा नहीं आता, मैं सो जाऊंगी। जिन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो वो अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज सारा प्रेशर तोसी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। थैंक यू शुभांगी। हाँ बोलो, मैंने क्या पूछा, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है या प्रॉमिस है? प्रॉमिस, क्योंकि मैम वो तो हम पार्टिकुलर पर्सन पे डेट पे दे रहे तो वो प्रॉमिस ही होगा ना। ठीक है, और किसी का कुछ आंसर? सक्षम इज देयर इन द क्लास? कोमल? यस मैम। बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है? मैम ऑर्डर है। शाबाश, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर, ठीक है ना, एंड चेक इज आल्सो एन ऑर्डर। बस थ्रू चेक वी गिव ऑर्डर टू बैंक टू पे सो एंड सो पर्सन whatever amount is mentioned on the check. बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर है। अभी मैं बताती हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। प्रॉमिसरी नोट इज ए प्रॉमिस बिकॉज शुभांगी मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए, 50,000 रुपए तुमसे लिए और मैं तुमको लिख करके दे रही हूँ, यानी मैंने उधार लिए और जिसने उधार लिया वो तुम्हें लिख करके दे रहा है कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच मनी ऑन दैट डे, ठीक है, और मैंने तुम्हें वो नोट दे दिया कि तुम तब तक प्रूफ के तौर पे इसको रखो, जिस दिन तुम मुझे ये डेट है पेमेंट का उस डेट से पहले मुझे तुम ये दे देना और मैं तुम्हें ये अमाउंट पे कर दूंगी। तो वो प्रॉमिस हो गया, समझ में आया? प्रॉमिसरी नोट इज ए प्रॉमिस, क्योंकि वो आपको जो आपसे उधार ले रहा है वही आपको ये प्रॉमिस दे रहा है कि मैं आपको ये अमाउंट इस डेट को पे कर दूंगी या कर दूंगा। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इसको थोड़ा समझ लो, मे बी क्लास में ना समझ में आया हो। हम लोग क्लास में रहते हैं तो मेरे पास बोर्ड होता है और मैं बहुत कुछ ड्रॉ करके आपको बता सकती हूँ, आसान हो जाता है थोड़ा सा, बट स्टिल अभी भी हम समझ सकते हैं। अभी हम स्क्रीन पे 3 लोग दिख रहे हैं, सोनी मैम, शुभांगी एंड तोसी, ठीक है ना। अब मैंने अगेन शुभांगी से जैसे प्रोमिसरी नोट के केस में पैसे लिए थे वैसे अभी भी पैसे लिए, लेकिन इस बार शुभांगी को थोड़ा डाउट हुआ, ठीक है ना। तो 2-3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैंने प्रोमिसरी नोट नहीं दिया, शुभांगी ने इस बार इनिशिएटिव लेते हुए क्या कहा कि सोनी मैम मैं आपको पैसे तो दे रही हूँ पर आप एक काम करिए, इस पैसों के बदले में ये एक डॉक्यूमेंट है जो आप साइन कर दीजिए। यानी उस डॉक्यूमेंट को ड्रॉ किसने किया? शुभांगी ने। उसने लिखा कि मैं शुभांगी सोनी मैम को फलाने डेट पे इतना अमाउंट दिया है और सोनी मैम इस डेट को ये सारा अमाउंट वापस कर देगी, जो कोई भी इस डॉक्यूमेंट को उनके सामने प्रेजेंट करेगा उसे, ठीक है। तो ये किसने ड्रॉ किया शुभांगी, ये किसने ड्रॉ किया, ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया? जिसने उधार दिया है। तो नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शंस में जो बायर है और जो सेलर है, तो सेलर उधार देता है और बायर उधार लेता है, तो प्रॉमिसरी नोट को बायर ड्रॉ करता है और बिल ऑफ एक्सचेंज को सेलर ड्रॉ करता है, ठीक है। इसीलिए वो ऑर्डर होता है, जिसको जो उधारी दे रहा है वो अब आपको ऑर्डर देगा ना, इंस्ट्रक्शंस देगा ना कि आप मुझे ये फिक्स अमाउंट इस डेट को पे कर दीजिएगा। तो चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज दोनों ही ऑर्डर है बायर के लिए कि आप पे बैक करेंगे, लेकिन चेक में बैंक के थ्रू ये डायरेक्शन दिया जाता है, ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में डायरेक्ट ड्रॉई के नाम से इसको ड्रॉ किया जाता है। जो ड्रॉअर होता है यानी जो सेलर होता है वो बायर के नाम से इसको ड्रॉ करता है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। दूसरा है, बहुत बनावटी सा है ये डिफरेंस, आप समझ लेंगे। 4 में प्रॉमिसरी नोट, सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज एंड सेक्शन 6 में चेक। तो ये एक सेक्शन का डिफरेंसेस है। सेक्शन 5 में बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और सेक्शन 6 में चेक के बारे में।
याद रखो 4 5 6, ठीक है ना। 4 जैसे जैसे मैम ने पढ़ाया उसी सीक्वेंस को याद करो। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, पीबीसी, ठीक है 4 5 6। नेक्स्ट, ग्रेस पीरियड क्या है? अ चेक हैज नो ग्रेस पीरियड, यानी कि सिंस अगर सपोज करो कि उसको आपने पेमेंट किया, सपोज करो कि वो आपने लास्ट डे जिस दिन उसका वैलिडिटी खत्म होता है, मान लेते हैं हम, उस दिन आपने मुझे क्या किया, वो चेक आपने बैंक में प्रेजेंट किया। किस दिन प्रेजेंट किया? सपोज करो वो 21 जून को उसकी लास्ट आखिरी दिन है, वो मैच्योर हो गया और उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उसको ड्रॉ किए हुए 3 महीने पूरे हो जाएंगे। तो क्या उसके बावजूद भी उसको कुछ ग्रेस पीरियड होता है कि आप 3 दिन बाद प्रेजेंट करिए या नेक्स्ट डे करिए, आपको 1 दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं? चेक के केस में कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे आज प्रेजेंटमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रेजेंटमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में जिस दिन हम प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस या प्रेजेंटमेंट फॉर साइट करते हैं, अभी हो सकता है आपको प्रेजेंटमेंट में बोल रही हूँ नहीं समझ में आएगा, अभी तुरंत इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो जब हम प्रेजेंटमेंट फॉर साइट करते हैं या प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस करते हैं, उसके बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। यानी कि अगर आपको पेमेंट 30th को लेना है तो आप 29 नहीं, 28 नहीं, 27 को वो बिल प्रेजेंट कर दीजिए और आप 30th को उसका पेमेंट ले सकते हो। आपको बात, आपके पास प्रेजेंटमेंट के बाद 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है। और पे, जिसको पे करना है, ठीक है ना, जिसको पे करना उसके पास भी 3 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है, वो प्रेजेंटमेंट के बाद 3 दिन के अंदर कभी भी पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है, जो कि चेक के केस में नहीं होता है। नेक्स्ट, अप्रूवल, ठीक है। चेक के केस में प्रायर अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। मैंने आपको चेक दिया, मैंने तोसी को एक 10,000 का चेक दिया, तो क्या तोसी बैंक में जमा करने से पहले मुझसे अप्रूवल लेगी कि शुड आई डिपॉजिट द चेक, शुड आई विड्रॉ द अमाउंट? और सीधा जाएगी विड्रॉ कर लेगी, है ना, सीधा जाके विड्रॉ कर लेगी। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में, अच्छा थोड़ा बिल ऑफ एक्सचेंज को और समझ लेते हैं। अभी हमने बोला कि शिवांगी ने मुझे बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके मेरे से सिग्नेचर करा दिया और उसमें लिखा है कि जो कोई भी प्रेजेंट करेगा सोनी मैम उसको इस डेट को पे कर देगी। अब शुभांगी ने क्या किया कि उसने अपना कोई उधार चुकाने के लिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज का यूज किया। शुभांगी ने फर्दर वो तोशी को दे दिया, तोशी ने फर्दर वो सक्षम को दे दिया, सक्षम ने फर्दर वो कोमल को दे दिया। अब वो 3-4 लोगों के पास घूम चुका है, ठीक है ना। ड्रॉई कौन है अभी भी? ड्रॉई इज शुभांगी, राइट। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है, जैसे पैसे घूमता है वैसे ये चेक भी, ये इंस्ट्रूमेंट भी घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जा सकते हैं। तो फाइनली वो जिसके पास है उसको हमने होल्डर कहा, ठीक है ना। उस होल्डर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज में, a bill of exchange needs an approval from the drawee for payment, यानी कि जिसके नाम से, ड्रॉई कौन हुआ? नॉट शुभांगी। ड्रॉई कौन है इस केस में? मेरे और शुभांगी वाले एग्जांपल में हु इज ड्रॉई? आप मैम। मैं बिल्कुल सही, बायर, बिल्कुल सही, बायर, या इस केस में मैं, जो कि मैंने उधार लिया था। तो मेरे से पहले अप्रूवल लेगा। अब मान लो कि फाइनली वो बिल ऑफ एक्सचेंज किसके पास है? कोमल के पास है। तो कोमल विल शो मी दैट, प्रेजेंट मी दैट इंस्ट्रूमेंट कि ये देख लीजिए, दिस इज विद मी, और आपको मेरे को पेमेंट करना है 3 दिन के बाद। समझ में आया? या फिर जो फिक्स डेट है उस डेट को, राइट। तो ये अप्रूवल के लिए प्रेजेंट किया जाएगा किसको? जिसके नाम से उसको ड्रॉ किया गया है उसको, राइट। तभी तो वो तैयार रहेगा, प्रिपेयर रहेगा पे करने के लिए। जबकि चेक के केस में कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आपको मिल गया, आप बैंक से जाकर के विड्रॉ कर लीजिए। वैलिडिटी मालूम है, चेक कम्स विद 3 months वैलिडिटी, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ऐसा कोई वैलिडिटी नहीं है। जो भी डेट या जो भी टाइम स्पान म्यूचुअली अग्रीड किया गया है वो उसका टाइम पीरियड है, ठीक है ना। लाइबिलिटीज, ओके, लाइबिलिटीज थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या है, अगर चेक बाउंस हो जाता है, जिसको हम डिसऑनर होना कहते हैं, ठीक है ना, अगर चेक बाउंस हो जाता है, डिसऑनर्ड हो जाता है, सपोज करो वो चेक मैंने जो तोशी को दिया था वो इनसफिशिएंट फंड के कारण या फिर रॉन्ग सिग्नेचर के कारण, सिग्नेचर मिसमैच के कारण उसको पेमेंट नहीं मिलती है, तो क्या सोनी मैम फ्री हो जाएगी अपनी जिम्मेदारी से? अब उसको तोशी को पे करने की जरूरत नहीं है, नहीं ना।
स्टिल दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे बैक। ठीक है, मुझे दूसरा चेक देना पड़ेगा या फिर मैं उसका अकाउंट में ट्रांसफर करूं, या फिर जो भी डिफरेंसेस आए हैं, मान लो चेक सिग्नेचर का मिसमैच हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके स्टिल आई एम लायबल। तो डिसऑनर होने के बावजूद भी चेक के केस में जो ड्रॉअर होता है वो फ्री नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी से पे बैक उसको करना होता है, वो पेमेंट करना होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी फ्री नहीं होता, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर डिसऑनर्ड हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना, लेकिन अभी इतना सारा घूम करके सुवांगी से तोशी के पास गया था वो बिल ऑफ एक्सचेंज, तोशी के बाद सक्षम के पास गया था, सक्षम के पास साक्षी के पास गया था, साक्षी के पास वो के बाद वो कोमल के पास आया, 3-4 पार्टी के पास घूमते घूमते वो कोमल के पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। लेकिन क्या हुआ, कोमल को मैंने पैसे नहीं दिए, ठीक है ना, मैं थी ही नहीं प्रेजेंट, मैंने उसको बुला लिया घर और मैं थी ही नहीं, तभी वो डिसऑनर्ड हो गया ना, मैंने उसको ऑनर नहीं किया गया। अब क्या हुआ, अब अगर ये डिसऑनर्ड हो जाता है और रूपा और कोमल इस चीज का नोटिस तोशी को, सक्षम को, साक्षी को या जो इमीडिएट जो प्रायर पार्टीज थे उसको नहीं देती है, ये डिसऑनर होने का नोटिस अगर कोमल अपने प्रायर पार्टीज को नहीं देती है तो प्रायर पार्टीज बिकम फ्री ऑफ देयर लायबिलिटीज। समझ में आया? फिर उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, फिर कोमल और सोनिमा आपस में लड़ते रहे। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब नेक्स्ट, नोटिस ऑफ डिसऑनर। इसीलिए चेक के केस में अगर आप डिसऑनर का नोटिस नहीं भी देते हैं तो चलता है, दे दीजिए। अगर हाई वैल्यू चेक है और डिसऑनर हो गया है और आपने नहीं दिया तो आपके लिए थोड़ा केस कमजोर हो जाएगा, आपके फेवर में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कोर्ट को डिसीजन देने में। इसीलिए डिसऑनर होने का एक नोटिस बैंक भेज देती है ड्रॉई को हमेशा, लेकिन उसमें कंपलसरी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप अपने आप को सेफ, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में कंपलसरी नहीं है कि आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट ही कीजिए, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए हम क्या करते हैं, अपने विटनेसेस या फिर एविडेंसेस के लिए हम उसको रिटन कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट रखते हैं। उसी तरह चेक के केस में इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स डिपेंड अपॉन द पार्टीज कि वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में अगर आपने नोटिस नहीं दिया, नोटिंग नहीं करवाया, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, है ना, तो जो नोटिंग नहीं करवाया, अगर आपका वो डिसऑनर हो गया और आप जाकर के कोर्ट में या नोटरी के पास जाकर के ये कंप्लेन नहीं करते हैं तो जो प्रायर पार्टीज होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। इसीलिए बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में नोटिस ऑफ डिसऑनर इज मैंडेटरी। ठीक है, यानी जो प्रायर पार्टीज है उनको आप डिसऑनर होने का नोटिस दे दीजिए। ठीक है, Yes, ma'am. सबको समझ में आया? ठीक Yes, है, ma'am. अब हम लोग आज पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा सा था डिफरेंसेस था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आज पढ़ेंगे निगोशिएशन प्रेजेंटमेंट। निगोशिएशन प्रेजेंटमेंट का सिंपल मतलब है ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रेजेंटमेंट के लिए 3 तरह का प्रेजेंटमेंट होता है। एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। एक चीज याद रखना, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, ठीक है ना, पैसा लेने के लिए उसको प्रेजेंट करना, ये हर केस में इंप्लीमेंट होगा। चेक के केस में भी, बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी, और क्या है, प्रॉमिसरी नोट के केस में भी। तीनों ही केस में आपको थर्ड वाला जो है ना प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट वो करना ही करना है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में और प्रॉमिसरी नोट के केस में प्रेजेंटमेंट फॉर साइट भी हो सकता है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इज ओनली एप्लीकेबल for which, in which case? Bill of Okay, तो प्रेजेंटमेंट का सब सिंपल फंडा है कि प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस अप्लाइज ओनली फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट एंड पेमेंट अप्लाइज फॉर प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, और प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट फॉर ऑल 3। ठीक है ना, यानी पेमेंट वाला तीनों के लिए लागू होता है, फॉर साइट वाला बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के लिए लागू होता है, और फॉर एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए लागू होता है। ठीक है ना, और किसी को आपको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं होती है। एक और चीज, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए हम प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करना मतलब हम उसको दिखाते हैं, हम उसको प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमको पेमेंट लेता है उसके पास हम शो करते हैं कि हमारे पास है। ये हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज को करना जरूरी नहीं है। एक्सेप्टेंस अप्लाइज ओनली फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज बट नॉट फॉर ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज, ओनली दोज बिल ऑफ एक्सचेंज
which contains the term that it would be honored or it would be paid only after acceptance. ठीक है ना, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज ऐसा लिखा हुआ है या उसमें टर्म है कि ये एक्सेप्टेंस के बाद ही पे किया जाएगा, उसी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस की जरूरत है, बाकी अदरवाइज बिल ऑफ एक्सचेंज को भी एक्सेप्टेंस करवाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? Yes, क्लियर? ma'am. मैंने 2-3 चीज बोला, अभी ध्यान में रखना। एक्सेप्टेंस के लिए सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज को जरूरत है और दोनों को जरूरत नहीं है एक्सेप्टेंस के लिए। वो भी बिल ऑफ एक्सचेंज में सिर्फ वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्टेंस के लिए हम प्रेजेंट करते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज पे टर्म है ऐसा कि आपको एक्सेप्टेंस के बाद ही इसका 3 दिन के बाद पेमेंट मिलेगा। क्लियर? शुभांगी, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस यानी ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, यानी सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नहीं प्रेजेंट करना, सारे बिल ऑफ एक्सचेंज को नहीं प्रेजेंट करना, ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रेजेंटमेंट एक्सेप्टेंस के लिए हम मैम प्रेजेंट नोट्स में नहीं दिख रहा है, नोट्स नहीं दिख रहा आप लोगों को? वो अभी तक डिफरेंस ही शो कर रहा है चेक और अच्छा, मैं समझ गई, ये थोड़ा सा ना चेंज हो गया है इसका फॉर्मेट, मुझे लगता है। मैं करती हूँ, 1 सेकेंड। पहले जैसे था वैसे रहा नहीं है। अब दिख रहा है क्या? Yes, यस ma'am. मैम। दिख रहा है? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। वो चेंज करना पड़ता है जितनी बार मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ, लेकिन जूम के अंदर भी जाके चेंज करना होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस क्या हो गया? सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस। कौन से बिल ऑफ एक्सचेंज? वे बिल ऑफ एक्सचेंज जो ऑन साइट यानी दिखाने के बाद आपको पेमेंट मिलेगा या फिर एक्सेप्टेंस के बाद आपको उसका पेमेंट मिलेगा, वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को बस एक्सेप्टेंस करवाना है, बाकी किसी को नहीं। ठीक है, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं बाकी किसी को नहीं बोल रही, उसका मतलब ये है कि अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पे, बिल्स पे एक स्टिपुलेटेड या फिक्स डेट है कि हम आपको 19 जुलाई को ये पैसे वापस कर देंगे, फिर उसको एक्सेप्टेंस कराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें फिक्स डेट लिखा हुआ है। ठीक है ना, उस फिक्स डेट को आपको पेमेंट मिल जाएगा, तो उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ वैसे बिल ऑफ एक्सचेंज को जो आपको पेमेंट होगा आफ्टर एक्सेप्टेंस या आफ्टर साइट, वैसे को ही बस एक्सेप्टेंस के लिए हम प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यस if a bill which has been specially stipulated that, हाँ, अगर कोई बिल स्पेसिफिकली उसमें मेंशन है कि इसको एक्सेप्टेंस करा लेना पेमेंट से पहले, ठीक है, तो आप उसको एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करिए। क्लियर हो गया ये? अब वैलिड एक्सेप्टेंस के रूल देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ऑन बिल्स। मैंने जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया तो बताया था कि बाकी सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ एक कॉपी में बनते हैं, लेकिन जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो वो एटलीस्ट 3 कॉपीज उसका बनाया जाता है। तो अगर हमने 3 कॉपीज में बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है तो एटलीस्ट 1 कॉपी पे एक्सेप्टेंस, एटलीस्ट क्या है, सिर्फ 1 कॉपी पे एक्सेप्टेंस चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि सुवांगी ने ड्रॉ किया, मुझे दिया और मैंने उसको साइन करके सुवांगी को वापस दे दिया। अब सुवांगी ने अगर 3 कॉपी में, फॉरेन बिजनेस है, 3 कॉपी से बनाया, एक अपने पास रखा, एक शिपमेंट के पास रखा और एक जिसको इंपोर्ट किया जा रहा है उस पार्टी को दे दिया। एक्सेप्टेंस के लिए जब प्रेजेंट किया जाएगा मेरे पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज, तो फिर एक तीनों को कलेक्ट करके वापस से मुझे सिग्नेचर कराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो शुभांगी के पास है उसको प्रेजेंट कर देगी, या फिर अभी जिस पार्टी के पास है वो आ जाएगा, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगी, हो गया। यानी ओनली 1 ऑफ द कॉपीज शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना, यस 3 कॉपी से बना है तो तीनों कॉपी पे सिग्नेचर नहीं चाहिए, सिर्फ 1 कॉपी पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द कॉपीज। ठीक है ना, नेक्स्ट है कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, तो मुझे उस पे सिग्नेचर करके देना होगा। ठीक है ना, मैंने सिग्नेचर करके जब तक वापस नहीं किया शुभांगी को या जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तब तक उस एक्सेप्टेंस को कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। राइट, यानी मेरा सिग्नेचर बिल्स पे होना चाहिए, बिल्स के किसी एक कॉपी पे होना चाहिए, और वो साइन करके मैं वापस जब तक होल्डर को नहीं दे देती हूँ तब तक वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। ये पूरे प्रोसेस के लिए हम कितना टाइम देंगे? हियर इट इज रिटन नॉट मोर देन 48 आवर्स। ठीक है ना, यानी 2 दिन से ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते हैं एक्सेप्टेंस के लिए ड्रॉइंग को। ठीक है, यस मैम।
ठीक है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। बिल्कुल, ये एक्सेप्टेंस मैच्योरिटी से पहले होनी चाहिए। मैच्योरिटी के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैच्योरिटी के बाद ना पेमेंट के लिए वैलिड होगा, ना एक्सेप्टेंस के लिए वैलिड होगा। तो ये सारी चीजें मैच्योरिटी से पहले हो जाना चाहिए। या तो रीजनेबल टाइम कहते हैं जो आपको एक सही लगता है, 2-4 दिन के अंदर आपको प्रेजेंट करना है, या फिर मैच्योरिटी से पहले, ठीक है ना, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाएगा, फिर प्रेजेंटमेंट और एक्सेप्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो डिसऑनर्ड ही मान लिया जाएगा। टाइम ऑफ प्रेजेंटमेंट यानी किस टाइम आप उस बिल ऑफ एक्सचेंज को या उस इंस्ट्रूमेंट को आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है ना, फलाना डेट, फलाना टाइम, फलाना प्लेस, प्लेस भी आएगा इसके बाद, तो अगर टाइम एंड प्लेस इज स्टिपुलेटेड और प्रिस्क्राइब, तो उस समय में उस जगह पे हम प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस करेंगे, राइट। लेकिन अगर वो मेंशन नहीं है तो एक रीजनेबल टाइम पे, एक रीजनेबल प्लेस क्या होगा, या तो ऑफिस हो सकता है मेरा, या फिर मेरा रेसिडेंस हो सकता है, राइट। तो वैसे जगह पे आप उसको प्रेजेंट करेंगे और वो मैं मान लूंगी, ठीक है। टाइम फॉर प्रेजेंटमेंट क्या आप रात में उठ के आ जाते हैं, किसी भी समय चले आते हैं, तो वो सही नहीं है। जैसे कि चेक के केस में मैंने बताया था कि आपको ड्रॉ ही करना है तो वर्किंग आवर के बीच में जाएंगे ना। अगर आप 5 बजे 6 बजे पहुंच रहे हैं एंड देन केस कर रहे हैं कि डिसऑनर कर दिया मेरा, फलाना पार्टी द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया, तो वो नहीं माना जाएगा ना वैलिड, क्योंकि आपने उसको वर्किंग आवर में प्रेजेंट नहीं किया। सेम बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में भी अगर प्रिस्क्राइब्ड है कोई टाइम तो उस टाइम में प्रेजेंट करना, अगर नहीं है तो रीजनेबल टाइम पे करिए और रीजनेबल प्लेस पे करिए। समझ में आया? प्लेस मैंने बता ही दिया, या तो उसका ऑफिस होगा, या उसका घर होगा, या उसका रेसिडेंस होगा, जहां भी वो इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है। और अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड है बिल ऑफ एक्सचेंज पे, तो फिर उस प्लेस में आप उसको प्रेजेंट कर दीजिए। क्लियर? रीजनेबल टाइम बस वही हुआ ना, वर्किंग आवर्स होना चाहिए। हाँ, वर्किंग आवर हुआ, हॉलीडे नहीं होना चाहिए उस दिन, है ना, कोई छुट्टियों का दिन नहीं होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए, और वर्किंग आवर होना चाहिए, राइट। Yes. ठीक है, अब इसके बाद टू हुम, अच्छा ठीक है, अब हमने एक्सेप्टेंस के लिए पढ़ा अभी कि एक्सेप्टेंस बिल ऑफ एक्सचेंज के सर्टेन टाइप्स को हम एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट करते हैं। दूसरा पढ़ा कि प्रेजेंटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस के लिए, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए रूल्स क्या क्या है। अब पढ़ लेते हैं कि एक्सेप्टेंस कौन कर सकता है, टू हुम मतलब किसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो एक तो एकदम सुहांगी को पता है, किसको देंगे, पहला वाला बताओ। हमारे एग्जाम्पल में किसको हम करेंगे एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट बिल ऑफ एक्सचेंज को? कम ऑन शुभांगी। मैम जो रिसीव करने वाले होंगे उनके नाम से होगा। मेरे और तुम्हारे वाले एग्जाम्पल में किसको प्रेजेंट किया जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सेप्टेंस अगर जरूरी है तो? मैम आप अगर मुझे दे रही है तो डेफिनेटली मेरे नाम से ही होगा बस। तुमने मुझे दिया था, भूल क्यों गए? बिल ऑफ यस मैम, एक्सचेंज तुमने मुझे दिया था ना, यस तो मैम, किसको करेंगे? मैं, यानी ड्रॉइंग, ठीक है आपको। ना। रॉई को। बिल्कुल, या मेरे पास वो आएगा एक्सेप्टेंस के लिए। मैं एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि पता चले, उधार लेने वाली मैं हूँ, ठीक है ना। तो मुझे, मेरे पास आएगा वो एक्सेप्टेंस के लिए, या फिर मेरे द्वारा ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट करेंगे, है ना। मेरा कोई एजेंट कोई भी काम करना, हम लोग लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ चुके हैं। एजेंट कोई भी काम करता है तो क्या माना जाता है कि ये पार्टी द्वारा किया गया है ना, उसके द्वारा ही किया गया है, ये उसका उतना ही असर होता है जितना मैं करूंगी या मैं एक्सेप्ट करूंगी। तो मेरा कोई ड्यूली ऑथराइज एजेंट या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, अगर मैं गुजर गई, ठीक है ना तो कौन करेगा? मैंने उधारी ले लिया शुभांगी से और बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास रह गया और मैं निकल गई, देन हु विल एक्सेप्ट? शुभांगी का क्या इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं। तब जो मेरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ नॉर्मली कौन होता है, बच्चे होते हैं, राइट, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं, जो हमारे एयर होते हैं, हमारे उत्तराधिकारी होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, तो वो हो जाएंगे उस समय एक्सेप्टेंस करके वो बिल आपको देंगे, ठीक है। तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है ड्रॉइंग का, वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अगर मैं गुजरी नहीं, ठीक है ना, मैं बची हूँ, जिंदा तो हूँ लेकिन उससे भी ज्यादा खराब हालत में पहुंच गई, इससे तो अच्छा होता कि मर गई रहती, दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, अब कौन लेगा, अब कौन करेगा? अब
जिसने टेक Official ओवर receiver. किया है, जिसने मेरे प्रॉपर्टी को टेक ओवर किया है, जो ऑफिशियल रिसीवर है, ठीक है ना, जो भी है मेरे पास, उसको जिसने रिसीव किया है वो एक्सेप्टेंस करेगा, ठीक है, ऑफिशियल रिसीवर बोलेंगे। फोर्थ है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। मे बी जब हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज शुभांगी ड्रॉ कर रही थी तो मैंने उसको बोला कि मेरा नाम लिख दो और साथ में मेरे साथ मेरे भाई का भी नाम लिख दो, या मेरे हस्बैंड का भी नाम लिख दो, या मेरे बच्चे का भी नाम डाल दो। इन केस अगर मैं नहीं रही, ठीक है ना, मैं कहीं बहुत घूमते रहती हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज है, हम लोग हमेशा अक्रॉस द बॉर्डर ट्रांजेक्शन चलता है, मैं स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहती हूँ, आउट स्टेशन घूमते रहती हूँ, तो एक और किसी का नाम ऐड कर दो। इन केस मैं नहीं रही तो ही विल एक्सेप्ट, ठीक है ना। अगर मेरा कोई ऐसा एजेंट वगैरह नहीं है तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि मेरे किसी भी, जो भी मेरा है जिसपे मुझे भरोसा है, उसका नाम मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे हम बैंक में देते हैं ना नॉमिनी का नाम, Yes, उसी ma'am. तरह बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं कोई नाम अगर सजेस्ट कर रही हूँ कि इसका नाम डाल दो, तो या तो मैं या फिर मेरे एब्सेंस में वो बंदा जिसका नाम उस पर मेंशन है उसको हम बोलेंगे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल ड्रॉई ही कैन गिव द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब है फिफ्थ पॉइंट, टू एक्सेप्टर फॉर ऑनर। इन 4 केसेस के अलावा भी अगर मान लो आपको नहीं मिलता है कोई, इस चारों में से कोई नहीं मिलता है, और क्या होता है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाता है। एक्सेप्टर फॉर ओनर के लिए एक कंडीशन है कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। डिसऑनर्ड से पहले कोई एक्सेप्टर फॉर ऑनर नहीं हो सकता है। लेकिन वंस दैट बिल ऑफ एक्सचेंज गेट डिसऑनर्ड और आपने उसकी नोटिस करवा ली है, नोटिंग एंड प्रोटेस्ट जो मैं बोल रही थी, आपने वो नोटरी में जाके नोटिंग करवा लिया है और उसके बाद इंफॉर्मेशन भेजा है कि ये डिसऑनर्ड हो गया, तो कोई भी, ठीक है ना, कोई भी मीन्स आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई भी हितैषी, वेलविशर आगे आ सकता है और बोल सकता है कि मैं फलाने, अगर डिसऑनर्ड हो जाएगा तो आई विल बी, मेरे ऊपर कोर्ट केस चलेगा, क्रिमिनल होता है ये सब ऑफेंसेस, ठीक है ना। किसी चीज का बाउंस होना, इट्स नॉट कि ये हल्का फुल्का है, ये क्रिमिनल ऑफेंसेस के अंदर आ जाते हैं। तो मुझे बचाने के लिए अगर कोई, चाहे मेरा भाई चाहे कि नहीं, ठीक है मैं ऑनर कर देता हूँ, इस बिल को आप फर्दर इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है ना, केस वेस का चक्कर मत करिए, आई विल ऑनर दिस डॉक्यूमेंट, तो वो आ जाता है। तो वो कैसे आएगा, सबसे पहले शुभांगी को मान लेना चाहिए कि ठीक है भैया आप एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे बदले में अगर कोई मुझे बचाने के लिए उस बिल ऑफ एक्सचेंज को जो ऑलरेडी डिसऑनर्ड हो चुका है, नोटिस हो चुका है, उसको बोले कि मैं इसको ऑनर कर दूंगा, आप फर्दर कोई कार्रवाई मत करिए, तो ऐसा हो सकता है शुभांगी के कंसेंट से वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर कर सकता है। क्लियर हुआ? लेकिन अब थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जो भी एक्सेप्टर फॉर ऑनर होगा, इसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर, यानी किसी के सम्मान के लिए, किसी को फर्दर कोई कार्रवाई नहीं हो, उससे उसको बचाने के लिए हमने क्या किया, एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर कर लिया विद द कंसेंट ऑफ ड्रॉअर, ठीक है ना। ड्रॉअर का कंसेंट भी इसमें या होल्डर का कंसेंट इसमें जरूरी होता है। वो बोले कि हाँ ठीक है भाई, मुझे अपने पैसे से मतलब है, तुम एक्सेप्ट करो या कोई एक्सेप्ट करे, मुझे बस पैसा दे दो, ठीक है। जिस किसी ने भी एक्सेप्ट किया है उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी पे बैक करने का। क्लियर? कोई स्ट्रेंजर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, लेकिन नोटिसिंग और डिसऑनर्ड होने के बाद अगर होल्डर का कंसेंट है तो कोई भी उसको ऑनर कर सकता है, ठीक है। जो भी एक्सेप्टर फॉर ओनर होगा उसकी पहले से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट पर, समझ में? ऑलरेडी तो शी इज रिस्पॉन्सिबल टू पे बैक, तब वो कैसे उसको एक्सेप्टेड फॉर ऑनर हो सकती है ना। मान लो कभी कभी क्या होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, अब जैसे हम कहते हैं नॉर्मली, अभी तो हमने एक एक पार्टी के बीच में समझा, कभी कभी क्या होता है कि पूरे ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म है ना, पार्टनर्स है जिसने किसी से लोन लिया, तो ऑल द पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग बैक, राइट। तो इस केस में उसमें से कोई एक पार्टनर बोलेगा अरे ये तो डिसऑनर्ड हो गया, चलो चलो मैं इसको ऑनर कर देता हूँ बाकी साथियों को बचाने के लिए। नो, यू आर ऑलरेडी लायबल फॉर पेइंग बैक, तो तुम इसको अब एक्सेप्टर फॉर ऑनर नहीं बन सकते। समझ में आया ना? जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल है, लायबल है, वो एक्सेप्टर फॉर ऑनर नहीं हो सकता। जिसका ऑलरेडी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई रोल नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वैसा कोई आदमी एक्सेप्टर फॉर ऑनर बन सकता है। क्लियर?
अच्छा, एक और पॉइंट है, मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। मान लो मैंने अभी पार्टनर्स की बात की, तो मान लो 5 पार्टनर हैं जिनके नाम से ड्रॉअर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है। ऑल 5 आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग बैक दैट अमाउंट टू द होल्डर, राइट। अब वो डिसऑनर्ड हो गया, तो कोई एक आदमी भी एक्सेप्टर फॉर ऑनर हो सकता है पांचों के बिहाफ में, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पांचों से मेरा कोई रिलेशन नहीं, मेरा भाई सिर्फ मुझे बचाने के लिए बोले कि मैं इसको बचाने के लिए नाम लेकर के, ठीक है ना। ये 5 पार्टनर्स में सोनी मैम को बचाने के लिए सोनी मैम को के बिहाफ में मैं एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर देता हूँ, तो ये भी हो सकता है, समझे। बाकी चारों के अगेंस्ट आप करिए, आपको जो करना है, बट मैं अपनी बहन के लिए पे बैक कर देता हूँ, ठीक है। समझ में आया। तो ये भी हो सकता है। एक और चीज हो सकता है कि मैम ये वाला एक, पॉइंट एक बार फिर हाँ से मैं फिर से बताएं। बताती हूँ। मान लो पार्टनर से 5-6 पार्टनर से, अब एग्जांपल लेते हैं, मैं और 3-4 लोग ABCDXYZ, ठीक है, मिलकर के शुभांगी से लोन लिया और हम सब डिफॉल्टर बन गए। अब वो नोटिंग हो गया, वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया। अभी ये पता चला, ठीक है ना, तो मेरे फैमिली मेंबर्स में से कोई, मेरे फादर, मेरे ब्रदर, मुझे अपने भाई लोगों पे ज्यादा भरोसा है इसलिए मैं उसी का नाम ले रही हूँ, ठीक है। वो आएगा आगे और बोलेगा ठीक है मेरी बहन को ये मत करो, स्यू मत करो, आई विल ऑनर हर पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। उसका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं ऑनर कर देता हूँ। अब मैं बच गई, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक आदमी के लिए एक ही एक्सेप्टर फॉर ऑनर हो सकता है, ठीक है ना। मेरे लिए 2-3 एक्सेप्टर फॉर ऑनर नहीं होंगे, सिर्फ एक कोई आएगा। एक चैप्टर ऑफ ओनर पे डिपेंड करता है ना कि वो किसको, हाँ, वो किसको बचाना चाहता है, बिल्कुल वो उस पर लेकिन एक डिपेंड ही को करता बचा सकता है। है। एक ही को बचा सकता है। अलग अलग आदमी अलग अलग पार्टीज को बचा सकते हैं, क्लियर। लेकिन जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं उतना आपको पे बैक करना पड़ेगा। अभी क्लियर हो गया एक्सेप्टर फॉर ऑनर के बारे में, जितना मुझे अभी याद था मैंने बता दिया, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। इन केस अभी मैं नहीं बोलूंगी, छोड़ो। मैंने चूंकि अपने भाई को एक्सेप्टर फॉर ऑनर बनाया है, तो मैं वो वाला एग्जाम्पल अब नहीं दूंगी, रहने दो। इन केस अगर कोई XYZ है एक्सेप्टर फॉर ऑनर, इफ ही डाइज, तो फिर कलेक्टिवली उसके पार्ट को बचाने के लिए बहुत सारे लोग आ सकते हैं, Okay. ठीक है ना। Yes, ma'am. ओके। अब लास्ट पॉइंट है, टू ऑल द ड्रॉइज इन केस देर आर मोर ड्रॉइज एंड दे आर नॉट पार्टनर्स, ठीक है। यानी कि एक्सेप्टेंस लेना है। अभी मैंने पार्टनर्स वाली बात बताई, मान लो 5-6 लोग हैं जिनको कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो एक्सेप्टेंस के लिए जब आप प्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ एक पार्ट, अगर वो पार्टनर्स हैं तो कोई एक पार्टनर एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये इक्वली एप्लीकेबल मान लिया जाएगा कि सबने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि पार्टनरशिप का तो मतलब ही यही होता है ना, एक के साइन से चलता है कि सब लोगों ने कलेक्टिवली म्यूचुअली कंसेंट लेकर के साइन किया होगा। लेकिन इफ दे आर नॉट पार्टनर्स, तो आपको हर एक ड्रॉई से सिग्नेचर लेना पड़ेगा, समझे। If they are Yes. partners, then only one signature will do. But if they are not partners, then you have to take signatures from every drawing जो भी उसमें responsible है, ठीक है। Yes, ma'am. Okay. हाँ। ये सारे एक्सेप्टेंस के लिए किसको, टू whom प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, किसको किसको आप एक्सेप्टेंस के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं, ये मैंने बताया। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट एंड प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, यानी प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस वी आर डन विद दिस, ठीक है। अब 2 और तरीका मैंने कहा, प्रेजेंटमेंट फॉर साइट होता है और प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट होता है। प्रेजेंटमेंट फॉर साइट कुछ नहीं है, आपको जो स्पेसिफाइड डेट है, जिस डेट को आपको पेमेंट मिलना है, उससे पहले आप क्या करिए उसको, इसमें चेक नहीं आता है, इसमें सिर्फ 2 आते हैं, प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी अभी जो पढ़ा है वो सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एप्लीकेबल है, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज को हम, अगर वो जिस भी स्पेसिफिक डेट को, मान लो कि ये डेट स्टिपुलेटेड नहीं है, फिक्स नहीं है, मंडे 21 जुलाई ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है कि हम प्रेजेंटमेंट ऑफ साइट, यानी जब आप हमको इसको प्रेजेंट करेंगे उसके 1 हफ्ते बाद हम इसको पेमेंट कर देंगे, समझ में आया। तो वैसे डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटमेंट फॉर साइट किया जाता है, जो साइट के बाद आपको 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद पेमेंट होना है, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक, अगर कोई नोट या कोई
बिल, नोट मैंने कहा इसका मीन्स क्या हो गया, प्रॉमिसरी नोट। बिल्स का इसका क्या मतलब हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो अगर कोई नोट या अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज फिक्स टाइम पे होना है, उसका पे डेट एकदम फिक्स है, स्टिपुलेटेड है, तो फिर उसको प्रेजेंटमेंट फॉर साइट की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या है, जरूरत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देयर आर सर्टेन कंडीशंस जहां पे आपको प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस करना है बिल्स का। देयर आर सर्टेन कंडीशन जहां पे आपको प्रेजेंटमेंट फॉर साइट करना है, आपको नोट का या बिल्स का। बट एक केस है, एक प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट है जो अनकंडीशनल, वो आपको करना ही करना है। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक पेमेंट मिलेगा नहीं। मैंने चेक दे दिया तोशी को, लेकिन चेक बैंक से लेने के लिए पैसा गई ही नहीं तोशी, तो बैंक घर आकर के पैसा पहुंचाने नहीं आएगा, है ना। तो ये तीनों ही ऑल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है ना, मेकर को करिए, अगर नोट है तो मेकर को, जिसने मेकर कौन हो गया, जो आपको प्रॉमिस दे रहा है कि आई विल पे यू। ठीक है ना, मेरे केस में मैं, ठीक है ना। एक्सेप्टर को, जो एक्सेप्ट किया है, अभी अभी मैंने बताया ना कौन कौन एक्सेप्ट कर, ड्रॉई का रिप्रेजेंटेटिव या फिर कोई और। ठीक है ना, ड्रॉई से आप एक्सेप्टेंस करवाए हैं, एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई खुद। ठीक है ना, इनके पास, या फिर बैंक जिसको डायरेक्ट किया गया है चेक के केस में। ठीक है ना, इसके पास आप प्रेजेंट करेंगे या तो आपको क्या करेगा, पेमेंट अब मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक एक्सेप्टेंस के लिए, एक साइट के लिए और पेमेंट के लिए आपको इसके बाद पैसा मिल जाता है जब आप प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करते हैं उसके बाद। अच्छा, रूल्स है कुछ प्रेजेंटमेंट के लिए। ऑल रूल्स हैज बीन ऑलरेडी डिस्कस, इसीलिए हम बहुत क्विकली इसको देख लेते हैं। आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट, यानी कब प्रेजेंटमेंट करना चाहिए, उचित समय पर। ठीक है ना, रात में, सवेरे, सोते जगते, छुट्टियों में नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर बैंक है तो बैंकिंग आवर्स के टाइम में करेंगे, हॉलीडेज को नहीं करेंगे, संडेज को नहीं करेंगे, नेशनल हॉलीडेज को बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट। उसका प्रेजेंटमेंट के, अगर कोई प्रॉमिसरी नोट है या बिल ऑफ एक्सचेंज है जो मेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और साइट। ठीक है ना, डेट जो है उस डेट पर या फिर दिखाने के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। कोई भी कंडीशन हो, ऑन साइट करना है या फिर ऑन डेट पेमेंट होना है, अगर आपको प्रेजेंटमेंट करना है तो आप मैच्योरिटी से पहले करेगा। ये तो समझ, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद क्या हो जाएगा, वो स्टेल हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, है ना। इसीलिए मैच्योरिटी से पहले किसी भी कंडीशन में जब आप प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करते हैं तो दैट शुड बी बिफोर मैच्योरिटी। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेएबल बाय इंस्टॉलमेंट। ठीक है, कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, प्रोमिसरी नोट होते हैं जिसमें हम प्रॉमिस करते हैं कि आई विल पे बैक यू इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है ना, बहुत बड़ा रकम लिया और इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो जो भी हमारा इंस्टॉलमेंट, मान लो 5 इंस्टॉलमेंट बना है, 10 इंस्टॉलमेंट बना है, यानी ये 10 बार में मुझे ये पूरे पैसे वापस मिल जाएंगे, राइट। तो जो डेट है, अभी एक डेट मान लेते हैं, सपोज करो 17 इज द फिक्स डेट कि एवरी मंथ on 17 I am going to receive the amount as per the installment, right। अब इसको हम ऑन साइट कैसे, इसको हम प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ये एक बार पेमेंट कर दी और सारा पैसा मिल गया, ऐसा तो है नहीं। तो हर एक महीने 14 तारीख को, 17 से पीछे आओ 3 दिन, है ना। हर एक महीने 3 दिन पहले, जिस डेट को आपको पेमेंट करना उस डेट से 3 दिन पहले आप आओ, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करो और तीसरे दिन अपना इंस्टॉलमेंट ले जाओ। ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट के केस में ऐसे हम प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करते हैं। ठीक, और जब फाइनल हमारा सारा का सारा इंस्टॉलमेंट पूरा हो गया, दिन खत्म हो जाता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है वो प्रॉमिसरी नोट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और वो जो ड्रॉअर होता है वो अपनी जिम्मेदारियों से डिस्चार्ज हो जाता है, राइट, फ्री हो जाता है उसके बाद। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन द चेक इज नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड, अगर चेक ड्यूली प्रेजेंट नहीं किया गया, यानी कि सही समय पे उसको प्रेजेंट नहीं किया गया है, सही समय टाइम पर नहीं प्रेजेंट किया गया, हॉलीडे को प्रेजेंट किया गया है, और अगर इस तरीके के प्रेजेंटमेंट, कभी कभी ये भी होता, आप कहेंगे कि मेरे अकाउंट से पैसा निकालना था तोसी को, मैंने तोसी को 20-25 हजार का चेक दिया था और तोसी को निकालना था, मैंने कह दिया था भाई तुम इस हफ्ते लगा लेना और अपना पैसा ले लेना। अब तोसी ने क्या किया, लगाया नहीं, ठीक है, और अब वो क्या करती है,
कि कभी और लगा देती है। उस समय क्या हुआ, मेरा कोई दूसरा हाई वैल्यू चेक लग जाता है मेरे अकाउंट में, कोई दूसरा बिजनेस ट्रांजेक्शन था वो लग जाता है और वो पैसा कट जाता है, अब इनसफिशिएंट फंड हो गया और डिसऑनर्ड हो गया। तो इस तरीके से जो रीजनेबल टाइम मैंने आपको दिया है, 1 हफ्ते में लगा लेना, 10 दिन में लगा लेना, अगर आपने नहीं लगाया और आपने कभी ऐसा टाइम में लगा दिया और मेरे उस समय क्या हुआ, कोई दूसरा चेक, कोई दूसरा ट्रांजेक्शन, मैंने लैंड खरीद लिया, हो सकता है ना उस लैंड के ट्रांजेक्शन में लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया, अब मेरे अकाउंट में अभी 98 बचा है, ठीक है ना, उस समय तो उसी को याद आया कि मुझे 25,000 का चेक है, मैं निकाल लूं। उस कारण से अगर मुझे डैमेज सफर करना पड़ा, क्योंकि मैंने डेट बोल दिया था उसको कि इतनी तारीख को तुम विथड्रॉ कर लेना, मुझे डैमेजेस, क्यों डैमेजेस होगा मुझे, क्योंकि इनसफिशिएंट फंड होने के कारण डिसऑनर्ड हो गया वो, और अब बैंक मुझसे पेनाल्टी लेगी, है ना। तो जितनी भी पेनाल्टी मुझे लगा है, जो भी मुझे डैमेजेज हुआ है, उतने ही पार्ट से, उतने अमाउंट से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री हो जाएगी, मैं उतना कम पे करूंगी अब दोषी को, ठीक है। Yes, समझ ma'am. में आया ये पॉइंट, आया समझ में शुभांगी? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये भी है सेक्शन 84 पे ये भी डिस्कस किया गया है कि जो भी रीजनेबल टाइम है, अगर आप उसमें नहीं प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट करते और बाद में करते हैं, अगर उस बाद में करने से कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तब भी ठीक रहा तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके कारण मुझे कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान झेलना पड़ा, उठाना पड़ा, तो क्या करेंगे, मैं उस पार्ट ऑफ नुकसान से कंपनसेट करूंगी, आपको कम पे करूंगी, नाउ आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मच एक्सटेंट तक मेरी लायबिलिटी फ्री हो जाएगी, ठीक है। चलो अब लास्ट पॉइंट है कुछ इसमें, ये हम खत्म कर लेते हैं आज, इसके बाद खत्म हो जाएगा। दो, जो मैंने एक्सेप्टेंस बताया ना, वो 2 तरीके का होता है, जनरल एक्सेप्टेंस एंड क्वालिफाइड या कंडीशनल एक्सेप्टेंस। जनरल एक्सेप्टेंस सिंपल होता है, कोई टर्म्स एंड कंडीशन, एकदम सीधा शुद्ध महात्मा रूपी इंसान, भाई तुम दो और हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कोई लटर पटर कुछ नहीं है इसमें झंझट, बिल्कुल इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, ना अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, वही चाहिए, क्योंकि प्रॉमिसरी नोट अनकंडीशनल होता है ना, प्रॉमिसरी नोट एब्सोल्यूट होता है, कोई कंडीशंस ऐड कर दिया तो वो प्रॉमिसरी नोट रहा ही नहीं, इट शुड बी फ्रीली मूवेबल विदाउट एनी कंडीशंस। लेकिन नेक्स्ट जो है वो है क्वालिफाइड एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टर, ठीक है ना, अगर एक्सेप्टर फॉर ऑनर, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, अगर उसका रिप्रेजेंटेटिव, अगर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर ड्रॉई हिमसेल्फ और हरसेल्फ, अगर वो कोई भी कंडीशंस अटैच कर देता है कि मैं इसको पे करूंगा इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है ना, मैं आपको अभी एक्सेप्ट तो कर लेता हूँ लेकिन मैं आपको पे करूंगा, कोई और कंडीशन डालता है 5%, क्या कर देता है 5%, मेरा इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए तब मैं पे करूंगा, ठीक है ना, या फिर मैं इतना कम पे करूंगा, 50,000 नहीं करूंगा, सिर्फ 40 करूंगा। अगर इस तरीके का कोई भी कंडीशन अटैच करता है ड्रॉई या उसके बिहाफ में कोई और एक्सेप्टर, तो नाउ इट इज कंप्लीटली, नाउ द बॉल इज कंप्लीटली इन द कोर्ट ऑफ होल्डर, जैसे कि तोशी हो सकती है, जैसे कि रूपाली, जैसे कि कोमल, जैसे कि कोई भी सक्षम, कोई भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या आपको ये कंडीशन मंजूर है या नहीं। अगर आपको नहीं मंजूर है आप मत एक्सेप्ट करिए, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर्ड हो जाएगा और उसके ऊपर आप कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट आपको पूरा का पूरा पेनाल्टी के साथ पैसे दिलवाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी मजबूरी है या आप थोड़े सॉफ्ट हार्ट के हो, आपको दया आ जाती है या ऐसा कुछ भी होता है, एंड यू हैव एक्सेप्टेड दैट कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, आपने वो भी मान लिया भाई चलो भाई इंस्टॉलमेंट में ही पे कर दो, अच्छा चलो भाई 5,000 कम ही पे कर दो, लेकिन कम कर दो। अगर आपने ये चीज, ये जो उसका क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो 2 गलती किया। एक तो उसने क्या किया कि अब उसको वही चीज मानना पड़ेगा जो उसने एक्सेप्ट कर लिया है, और दूसरा उसने क्या किया, जो उसके प्रायर पार्टीज थे, उससे पहले जो सुवांगी थी, उसके बाद सक्षम था, उसके बाद तोशी, उसके बाद साक्षी, सबको उसने फ्री कर दिया। अब मेरे और तुम्हारे बीच की बात रह गई जो होल्डर प्रेजेंट कर रहा है, बाकी सब लोग फ्री है। यार तुमने एक्सेप्ट किया ना ये कंडीशन, हमने तो नहीं किया था, तो तुमने शर्त एक्सेप्ट किया तो तुम भुगतो। समझ में आया, समझ में आया। तो आपको दोनों ही, आपके पास रास्ता है, यानी एक होल्डर के पास दोनों ही रास्ते खुले होते हैं। इफ यू विश यू कैन accept those qualified acceptance, if you don't wish you just
ignore them, you just decline those acceptance and move forward. ठीक है ना, वो dishonored वाला माना जाएगा और आप बाकी का आगे का काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद आपने अपने प्रायर पार्टीज को फ्री कर दिया, वो उस सबसे फ्री हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने उनसे कंसेंट लिया और उन्होंने कंसेंट दिया कि चल भाई कर ले, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट कर ले, तो फिर वो भी लायबल रहेंगे। लेकिन उन्होंने कंसेंट नहीं दिया या आपने कंसेंट नहीं लिया, आपने आप ही डिसीजन ले लिया, देन दे विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो गया ये जनरल एंड क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के साथ ही हमारा आज का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जितना ही पढ़ना तो खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे कल डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कैसे कैसे डिसऑनर हो सकता है, ठीक है। ये मैम कंडीशन वाला यही था ना कि होल्डर पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट करना है कि नहीं, अगर वो चाहे तो